उनके इख्तियारात में कोई दखल नहीं लगाया गया, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई जिससे गलतफहमी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। रेंजर्स के इख्तियारात में आखिरकार तोसी तो हो गई, लेकिन इख्तियारात में कमी भी की गई है। कल जो है सिंध असम्बली में रेजोल्यूशन लेके आए पीपल्स पार्टी और इसके बाद उस रेजोल्यूशन को पास भी करवा लिया गया, लेकिन अपोजिशन एहतजाज करती रही। अपोजिशन ने उस रेजोल्यूशन के पेपर भी फाड़ दिए। पीपल्स पार्टी ये कहती रही थी कि हम जो है इख्तियारात में किसी किस्म की कमी नहीं करेंगे, और हमारे ही प्रोग्राम में सेनेटर सईद गनी साहब ने 2 रोज़ पहले ये बात की थी और ये यकीन दहानी कराई थी कि किसी किस्म के भी इख्तियारात में कमी नहीं हो। सेनेटर सईद गनी साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, पहले आपको ये सुनाते हैं। जो इख्तियारात रेंजर्स को दिए गए हैं उसमें ना कोई कमी की जा रही है, ना कोई और कुछ हो रहा है। कोई कमी नहीं की जाएगी? नहीं, कोई कमी नहीं होगी इख्तियारात में, कोई कमी नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिन इख्तियारात की आप बात कर रहे हैं उसमें हम कमी नहीं करने जा रहे हैं। रेंजर्स को इख्तियारात देने हैं वो हम देने जा रहे हैं। तो फिर जो अगर आप कमी नहीं करने जा रहे तो जो वो तजावुज कर रहे हैं उसको कैसे आप इन कंट्रोल इन चेक कैसे करेंगे? उसमें देखें कोई रास्ता हो सकता है निकाला जाए। कानून तो हमारे यहाँ एक जैसे हैं, लेकिन जब कानून की अमल दरामद पे बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ताकतवर के लिए मुख्तलिफ है और कमजोर के लिए कानून जो है वो अलग तरीके से जो है अमल दरामद उस पर की जाती है। अगर आपको थोड़ा सा भी इस पर शुबा था कि नहीं इंसाफ बराबर का होता है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से ये रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद ये शुबा भी दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस रेजोल्यूशन में जो 2-3 ऐसे नुकात हैं जिनको हम प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे तफसीलन, उससे साफ पता चलता है कि एक तफरीक की गई है। अगर कोई ताकतवर है, बाअसर है, तो उसके लिए ये कानून मुख्तलिफ है। अगर कोई कमज़ोर है तो उसके लिए कानून बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि 4 कैटेगरीज हैं जहाँ पर रेंजर्स को कहा है कि आपके इख्तियारात होंगे, जिनमें टारगेट किलिंग है, एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग फॉर रैंसम है और साथ साथ सेक्टेरियन किलिंग है। जो दहशतगर्दी है वो इसमें से निकाल दिया गया। अब ये पढ़ के तो ऐसा लगता है कि इन 4 इशूज़ हैं जिस पर रेंजर्स काम करेगी। मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कि किसी स्कूल में अगर दहशतगर्दी का अटैक हो जाता है तो रेंजर्स उस हवाले से क्या इख्तियार रखती है या नहीं रखती, हमें नहीं मालूम, क्योंकि इस रेजोल्यूशन में कम से कम उन चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया है। साथ साथ एक बड़ी अहम बात यह की गई है कि जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे टेररिज्म से, यानी कि वो अगर फैसिलिटेटर होंगे, यानी कि अगर वो सपोर्टर होंगे या माली मामलत करेंगे, तो उनको नहीं पकड़ा जाएगा। पहले आप जाएंगे चीफ मिनिस्टर साहब के पास, उनको सबूत दिखाएंगे, एविडेंसेस दिखाएंगे। अगर चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब समझते हैं कि वो एविडेंसेस मजबूत है, ठोस है, तो इसके बाद वो गो अहेड देंगे रेंजर्स को गिरफ्तारी का। इस वक्त तक मुलजिम जिस पे शक होगा, जो कि मुआवनत कर रहा होगा, जो कि सपोर्ट कर रहा होगा, जो कि माली मदद कर रहा होगा, अगर वो ऐसा कर रहा होगा तो वो कहाँ होगा, वो मुल्क में होगा या भाग चुका होगा, इसका भी हमें नहीं मालूम। साथ साथ एक बड़ी अहम बात यह भी है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कोई दफातर है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध अथॉरिटी है, उसका कोई भी महकमा होगा, वहां जाकर रेंजर्स कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक चीफ सेक्रेटरी से जो है परमिशन ना ले ली जाए। तो ये वो इख्तियारात हैं जिनमें कमी की गई है। हर कोई ये कह रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चांडियो साहब ने कहा था कि किसी किस्म की कमी हमने नहीं की गई है। इस पर बात करेंगे, बहस करेंगे प्रोग्राम में। चांडियो साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, मुशीर इत्तलात हैं सिंध हुकूमत में, और इसके अलावा हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे डिफेंस एनालिस्ट शाहिद लतीफ़ साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ MQM के मेंबर नेशनल असेंबली सलमान बलोच साहब मौजूद होंगे इस्लामाबाद से। सलमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ यहाँ पे कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इमरान इस्माइल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, ये कल आप लोगों ने भी एहतजाज किया है सिंध असेंबली में, जो रेजोल्यूशन थे उसके पेपर तमाम अपोजिशन जमात ने जो है रिजेक्ट करके फाड़ दिए, लेकिन ये अभी भी सिंध हुकूमत कह रही है कि हमने कमी नहीं की है किसी किस्म की। ये इख्तियारात पहले थे और वही इख्तियारात अभी भी हैं। शहजाद, ये तो मतलब आंखों में मिट्टी डालना तो सुना था, लेकिन आंखों में मिर्ची डालना तो ये भी पहली बार हमने देखा है कि ये कर रहे हैं सामने बैठ के। इख्तियारात कम नहीं किए, ये बात बिल्कुल ठीक है, ख़त्म कर दिए इन्होंने। उसमें मुझे बताएं, आज एक सारा दिन एक वो चलता रहा, एक जोक कह लें या जो भी, एक सिनेरियो है कि जी वो एक बेल बजती है रेंजर्स के हेडक्वार्टर में, तो कहते जी रेंजर्स हेल्पलाइन, तो आगे से कहते हैं कि जी हम यहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, हम देख रहे हैं। तो बोला अच्छा उनके पास गाड़ी है? तो बोले जी गाड़ी है सफ़ेद रंग की। बोला ये किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा गन्स लेके ये किसी बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के अंदर जा रहे हैं। उसने कहा फ़ोन बंद करें जल्दी से, मैं चीफ मिनिस्टर से इजाज़त लेके हम पहुँचते हैं अभी। तो ये यहाँ पे ले आए, ये करने के लिए आपने रखा है, ये आप ये इसको स्केयर क्रो बना के ना, जैसे गांव में नहीं वो स्केयर क्रो बना के खड़ा कर देते कि जो कौवा उससे डर जाए, खुद तो डर जाए, बाकी वो तो बेचारा ऐसे खड़ा हुआ कुछ कर ही नहीं सकता। उस तरह की रेंजर्स पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अपने साथ भी मजाक है। कराची वालों के साथ तो मजाक है ही है, शहरियों के साथ तो मजाक है, उनके साथ भी मजाक है कि वो एक बेबस वहाँ खड़े होंगे, उनके पास पावर्स कोई नहीं होंगे,
उनके सामने बैंक लूट रहा होगा, डकैती पड़ी होगी, और वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे जी अभी चीफ क्योंकि सेक्रेटरी साहब से कैटेगरीज बता इजाजत दी नहीं गई है। हैं कि किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है, टारगेट किलिंग है, सेक्टेरियन किलिंग है, टेररिज्म अगर है, दहशतगर्दी जैसे आपने कहा कोई हमला है, तो उसको इसमें नहीं डिफाइन किया गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक अहम बात और ये भी दूसरी मैं चीज़ ये कि आप करप्शन पे भी हाथ नहीं डाल सकते, मुआवनत पे भी हाथ नहीं डाल सकते। अगर उनको पता चले कि जी एक साहब हैं मिस्टर एक्स जो पैसे देते हैं टेररिज्म के लिए, तो उनके ऊपर भी हाथ नहीं डाल सकते, उसके लिए भी इजाज़त चाहिए। और ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद ही चीफ जस्टिस साहब भी बन गए कि पहले वो केस देखेंगे, अगर वो अप्रूव करेंगे कि हाँ ये आदमी चोर है, इसको पकड़ लो, तो पकड़ा जाएगा। तो अदालतों का क्या काम है, फैसला तो पहले हो गया। हाँ, एविडेंसेस जो है इसमें कहा गया है कि पहले चीफ मिनिस्टर साहब को पेश किए जाएंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे। एक अहम बात ये भी है, शायद लतीफ साहब आपकी तरफ मैं आता हूं, ये फैसला 16 दिसंबर को किया गया। ये फैसला उस वक्त किया गया है जब हमने देखा कि पेशावर में वजीर आजम साहब और तमाम जो है सीनियर लीडर्स वहां पे मुख्तलिफ पार्टीज के मौजूद थे और इस अज़म का इजहार कर रहे थे कि हमें दहशतगर्दी को दफन करना है, दहशतगर्दी को हमने शिकस्त देनी है। और उसी वक्त हमने देखा कि सिंध असेंबली में ये करारदाद पेश हो रही थी, करारदाद मंजूर भी हो गई, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इख्तियारात को कम कर दिया है। ये किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं? ये यहां पे लिखा होता है रेजोल्यूशन में कि हाँ करप्शन के हवाले से नहीं वो कार्रवाई करेंगे, तो समझ भी आता था, लेकिन यहां तो ये कहा गया है कि अगर आपने कोई एडर और अबेटर को भी पकड़ना है तो उसके लिए भी परमिशन लेना जरूरी होगी। देखें, बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 16 दिसंबर का दिन वाकई एक नहायत अफसोसनाक दर्दनाक दिन है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा इसे इसी तरह याद रखा जाएगा। और उस दिन इस तरह की करारदाद वहाँ मंजूर करना सिंध असेंबली में, जहाँ अपने जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी मुहिम पूरे मुल्क में हमने चला रखी है, उसको इतनी बड़ी ठेस पहुँचाने के लिए आप करारदाद मंजूर करें। और वो किस लिए करें? चूँकि जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा, आप ताकत में हैं और आप ये बिल्कुल वाज़े कर रहे हैं सब पर कि हम चूँकि ताकत में हैं, हम इस वक्त सूबे की हुकूमत हैं, लिहाजा किसी को कोई जुर्रत है कि हमें या हमारे लोगों में से किसी को पकड़े। तो ये बिल्कुल आपने जाहिर कर दिया। सबसे बड़ी बात ये कि 5 तारीख को मुद्दत जो है इन इख्तियारात की, उसमें उसको वसी करने की ज़रूरत थी, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। और 5 तारीख से पहले हमने कोई ऐसी बातचीत नहीं सुनी और टाल मटोल किया जाता रहा। और 5 तारीख गुजरने के बाद कई दिन तक इस सारे मामले के अंदर जो है वो टाल मटोल चलती रही और यकदम फिर और कहते रहे इस दौरान, जैसे आपने बाकायदा क्लिपिंग भी सुनाई कि जी कोई किसी किस्म के इख्तियारात में कमी नहीं की जाएगी। मगर हमने देखा कि यकदम फिर उन्होंने ये सारा मामला बुलडोज कर दिया। कहा जाता रहा कि जी ये एक 147 जो आर्टिकल है उसके तहत ये रेटिफिकेशन के लिए एक ज़रूरत है, मगर ये आपको गलत बयानी की जाती रही। आर्टिकल 147 में रेटिफिकेशन की इस तरह ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। वो जैसे इन्होंने पहले किया था, जो एक्सटेंशन हुई थी उसके अंदर वजीर आला जो है फिर रेटिफिकेशन तो एक बात थी, एक्सटेंशन करते और रेटिफिकेशन तो की, लेकिन साथ साथ में तरमीम भी कर दी ना, यानी कि उनके इख्तियारात में तब्दीली भी आ गई अब। जी, दोनों चीज़ें गलत हुई ना। रेटिफिकेशन की भी गलत बयानी की जाती रही और खामखा में टाइम किया ज़ाया किया जाता रहा। मुझे ये बताएं कि जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए करते हैं। और बाद में हुकूमत, जिसका मैंने जिक्र किया कि इनमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई सपोर्टर है, कोई सहूलतकार है दहशतगर्दी में, चाहे उसने खुद फैसिलिटेट किया हो या माली उसने मदद की हो, तो उसको पूछे बगैर नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये जो नेशनल एक्शन प्लान है उसका मेरे ख्याल से गालिबन नुक्ता नंबर 5 या 6 तो ये कहता है कि टेरर फंडिंग को हमने रोकना है। अगर टेरर फंडिंग को रोकने का जिक्र नेशनल एक्शन प्लान में भी किया गया है, तो इन्होंने कैसे फिर इसको जो है मशरूत कर दिया है एक चीफ मिनिस्टर की परमिशन से? देखें, इस वक्त सूबा जो है वो क्लियरली वफाक से टक्कर लेने की सोच रहा है, और जो हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया उसके साथ बाकायदा मुतसादम है जिन चीज़ों की वो बात कर रहे हैं। और ये बदनीयती है। अब तो खुलकर सामने आ गया ना कि वो कैसे ये जो कुछ रेंजर्स ने आज तक इतना अच्छा काम किया, अब उनके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। क्यों अटका रहे हैं? क्योंकि उनका अपना बंदा पकड़ा गया। जब तक ऐसा नहीं था वो ठीक काम था। इससे पहले जब MQM के साथ 9-0 वाला मामला हुआ तब भी ठीक था। जब से इनके अपने लोग जो हैं उन पर उंगलियां उठने लगी और हाथ कानून के उनकी गर्दन तक पहुंचने लगे, खासकर डॉक्टर आसिम वाला जो मामला हुआ, उनके लीडर जो हैं वो ईंट से ईंट बजाने की थ्रेट करके बाहर चले गए, तब से हमने क्लियरली देखा कि इस वक्त सिवाय इस हुकूमत के जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है और कहते हैं जी हम जमहूरी तरीके अख्तियार कर रहे हैं, ना उस
चीज़ की कोई डिस्कशन हुई, न लोगों के सामने लाया गया। और ये जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और ये कहना कि जी इन्होंने करप्शन की बात की, वो तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मुआवनकार हैं, जो सहूलतकार हैं, ठीक और है, जो मैं फंडिंग इसमें करते जरा हैं। सलमान ये बलोच साहब को भी करप्शन के इंक्लूड साथ करूं, डायरेक्ट इसका रिलेटेड शाहिद नहीं है। लतीफ साहब, और हम जी। इंतजार कर रहे हैं कि मौला बख्श चांदवी साहब भी हमें ज्वाइन करके अपना ये मौकिफ जरूर देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने कमी नहीं की। सलमान बलोच साहब, ये रेजोल्यूशन देख के आपको क्या लगता है कि रेंजर्स के इख्तियारात में कमी की गई है या नहीं की गई? क्योंकि हुकूमत तो मानने को तैयार नहीं है कि हमने किसी किस्म के इख्तियारात में कमी की है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया शहजाद। मेहमानान को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। शहजाद, मैं इस मौके पे एक शेर पढ़ देता हूँ। मुझको उड़ता हुआ देखा तो परेशान लगा, मुझको उड़ता हुआ देखा तो परेशान लगा, वो तो टूटे हुए पर देखने आया था मेरे। देखें, इन्होंने करारदाद के ज़रिए जो कदगन लगाई है, जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है, जो कि अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, इल्लीगल है, अनलॉफुल है, और किसी भी असम्बली को या हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ रेंजर्स की मुद्दत में तोसी देने का तो इख्तियार है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस लगाने का इख्तियार नहीं है। जिस तरह से ये कहते रहे कि हम आर्टिकल 147 की कंप्लाइंस कर रहे हैं, बाबा आपने आर्टिकल 147 की कंप्लाइंस कहाँ की? आपने आर्टिकल 147 के तहत तो आपने पहली दफ़ा 1989 में जब बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म थी, आपने पुलिस के इख्तियार दिए थे रेंजर्स को। आज आपने 2 साल पहले भी इसी आर्टिकल को इस्तेमाल किया, इख्तियार दिए। लेकिन ये जो आपने लेतोलान से काम लिया, और आज भी शहजाद ये पोजीशन है, और कल भी रही असम्बली में इस करारदाद की कॉपियाँ अपोजिशन के किसी रुकन को नहीं दी गई। आज क्या पोजीशन है जी? करारदाद तो हमने पास कर ली, लेकिन अभी भी रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी का नोटिफिकेशन अंडर आर्टिकल 147 वो नहीं दिया अभी तक, पुलिसिंग के इख्तियारात का इशू नहीं हुआ। उसकी समरी वजीर दाखिला को जाएगी, फिर चीफ सेक्रेटरी को जाएगी, फिर सीएम को जाएगी। क्या मजाक लगा के रखा है? और मुझे तो शहजाद इसमें मतलब कि शक ये हो रहा है कि शायद फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है। हालांकि आपको चाहे देखें, ना आपको 234 लगाने की ज़रूरत है, ना आपको 147, 148, 149 की ज़रूरत है, बल्कि सीधा सीधा जो पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत आप चाहे तो वफाक चाहे तो रेंजर्स एक फेडरल फोर्स है, नेब भी एक वफाकी इदारा है, आपका प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है ये कानून वफाकी कानून है और इसको तब्दील नहीं किया जा सकता करारदाद की वजह से। तो आप सही कह रहे हैं कि सिंध में रेंजर्स रहेगी या नहीं रहेगी ये फैसला कर सकती है सिंध हुकूमत, लेकिन ये फैसला नहीं कर सकती कि उनके इख्तियारात कितने होंगे। एग्जैक्टली शहजाद, मैं यही कह रहा हूं कि वफाक चाहे, वफाक की हुकूमत चाहे, वजीर दाखिला जो बवांगे दहल जो एक मौला चट बन के रेंजर्स की हिमायत में आए हैं, उनको मतलब फ्रंट फुट पर आके जो है वो रेंजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं पीपीए के तहत रेंजर्स का एक नोटिफिकेशन निकाल देते कि रेंजर्स ये कार्रवाइयां करती रहेगी। और बात है शहजाद करप्शन की और करप्ट आदमी की, जैसे वजीर दाखिला ने कहा, अब तो अया हो गया रोजे रोशन की तरह कि सिर्फ करप्शन को और करप्ट आदमी को बचाने के लिए जो है वो सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की ये काम कर रही है। अब देखिए, सिर्फ डॉक्टर आसिम का मसला नहीं, उसके बाद एक लाइन लगी हुई है। अब आपने देखा कि जी करप्ट कौन खड़ा है सलमान साहब उस लाइन में? देखिए, करप्ट आदमी को पकड़ने से पहले या 90 दिन की हिरासत में लेने से पहले किसी भी मशकूक शख्स को वजीर आला के सामने शवाहिद पेश किए जाएंगे, सबूत पेश किए जाएंगे। जैसे बिल्कुल कहा कि वजीर आला तो जज बन गए, यानी कि अगर जैसे ही बताया जाएगा कि आपका फला आदमी जो है वो हम पकड़ने जा रहे हैं, करप्शन के सबूत है, वो तो दुबई फ्लाई कर जाएगा, कोई लंदन चला जाएगा, कोई यूरोप चला जाएगा। आपने तो इस फेडरल फोर्स की तजलील करके रख दी है। आप लेकिन आपने एक मुख्तलिफ नुक्ता भी उठाया है सलमान साहब, मुझे जरा उस पर इमरान इस्माइल साहब का कॉमेंट ले लेने दीजिए। ये कह रहे हैं कि चौधरी निसार साहब बार बार कहते तो रहे इख्तियारात के हवाले से, लेकिन बड़ी आसानी से जो पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट है उसको इन्फोर्स किया जा सकता है, लेकिन वो कर नहीं रहे। तो हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी वो कह रहे हैं कि मिली हुई है इसमें। देखिए, वफाकी हुकूमत और चौधरी निसार दो ज़रा मुख्तलिफ, इनको अलहदा कर लें चीज़ों को। चौधरी निसार एक डिफरेंट सोच के आदमी है और वो एक डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। नवाज शरीफ साहब या वफाकी हुकूमत एक डिफरेंट तरीके से सोचती है। चौधरी निसार ये कर सकते हैं और करने का दिल भी और विल भी नज़र आता है। दिल और विल दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। ही वांट्स टू डू इट। किसी कॉरिडोर से मियाँ साहब या कोई और उनको वहाँ से रोका जा रहा है या ठंडा किया जा रहा है, लेकिन ये बहरहाल ये मामला ज़्यादा चलेगा नहीं। मुझे जो होता हुआ नज़र आ रहा है ना शहजाद, मुझे ये नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी खुद अपनी गवर्नमेंट में तंग हो गई है। पीपल्स पार्टी के लीडरान इस मुल्क से बाहर भाग गए हैं। वज़ीर जो हैं वो अपने पोर्टफोलियोज वापस करने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है जितनी डिमांड है आगे से, और ऊपर से रेंजर्स जो है आमदनी नहीं है जितनी डिमांड है आगे से। हाँ, तो मिनिस्ट्रियाँ उस पर मिलती है ना, ठेके पे कि महीना इतना उसके हिसाब से। तो वो वहाँ, और दूसरी तरफ रेंजर्स जो है वो दे आर ब्रीदिंग डाउन देयर नेक, फाइलें बन रही हैं
तो किसको चाहिए ऐसी गवर्नमेंट? उनको तो गवर्नमेंट चाहिए नहीं। कराची के लोगों से या कराची से कभी पीपल्स पार्टी को प्यार था नहीं, कराची कभी उनका था नहीं, रहा नहीं, ना उनका होना है। तो वो एक तरीके से कराची को टोटल इग्नोरेंस अबेंस में डाल के जो कराची के साथ होता है हो जाए। अच्छा, उनको अपनी करप्शन बचानी है शहजाद। मुझे मैं इस पे मजीद बात भी करूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक और अहम इशू है कि ये कल करारदाद जो है ऐसे गई और इस पे बहस नहीं हुई, इस पे वोटिंग हो गई, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी, लिहाजा ये करारदाद जो है वो मंजूर हो गई। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वफाक में यानी कि नेशनल असेंबली में इस चीज पर शोर मचाती है कि कोई भी मामला हो, चाहे वो पीआईए की निचकारी का क्यों ना हो, उसको आप असेंबली में लेकर आए, उस पर बहस करवाएं। तो वफाकी हुकूमत से यह मुतालबा होता है कि नेशनल असेंबली में बहस होनी चाहिए इशूज पे, लेकिन ये इतनी अहम रेजोल्यूशन थी, अगर आपने पावर्स में कमी करनी थी और इसकी कोई लॉजिक है तो पहले कम से कम पार्टीज बहस तो कर लेती, लेकिन इतनी जल्दी थी कि वो रेजोल्यूशन आई और क्योंकि आपकी अक्सरियत थी पास करवा ली गई, उस पर बहस भी नहीं करवाई गई। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जमहूरियत की। मैं चाहूंगा कि मौला बख्श चांडियो साहब अगर ब्रेक के बाद हमारे साथ हो तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाए, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद लतीफ साहब, ब्रेक में जाने से पहले ये जो सलमान बलोच साहब बात कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रहे, तो आपके ख्याल में उनका एक्चुअल स्टांस क्या है वफाकी हुकूमत का? वो रेंजर्स के मुकम्मल इख्तियारात के हक में है या जो सिंध हुकूमत का मौकिफ है वही उनका मौकिफ है? देखें, ये वफाकी हुकूमत का एक इम्तहान है और अब तक जो बयानात आते रहे, ख़ासकर आपके जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने तो बड़े क्लियरली कहा कि हम रेंजर्स को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और जब लैतो लाल हो रहा था वहाँ से सूबाई हुकूमत की तरफ से उनकी एक्सटेंशन के बारे में, तो उन्होंने बाकायदा उनको वार्न किया कि ये आपको ज़रूरत भी नहीं थी कि ये सारा मामला जो है आप असेंबली में लेकर जाते। और उन्होंने कहा कि ये जो उनका सवाबदीद है वज़ीर आला की, वो बाकायदा एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इसको एक्सटेंड करते और उसके बाद 60 दिन का उनके पास टाइम है जिसके अंदर फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने रेटिफिकेशन वहाँ करवानी थी। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत जो है उसको इस पर स्टेटमेंट देनी चाहिए और ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में उन्हें फैसला करना होगा कि क्या नोटिफिकेशन ये जो करारदाद है इसके मुताबिक होगी, या आप देखें ना वो सारी चीज़ों को हम पढ़ नहीं रहे। एक वो आपका पीओपी है, उसके साथ आपका एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसी के साथ आपका वो जो डबली जो आपने वो किया था, उनको बाकायदा ये सारी पावर जो आपने दी थी ये खुद हुकूमत ने दी हुई हैं। तो आज आप उनको किस तरह कर्टेल करने जा रहे हैं? आज जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, बजाय इसके कि उनको इस चीज को एक्नॉलेज किया जाए। आज वजारत दाखिला ने जो है वो रिपोर्ट भी दी है 2.5 साल जो कारकर्दगी है रेंजर्स की, उसके हवाले से। वो तो सिर्फ वजारत दाखिला की बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान जो है उसके ऊपर बैक जुबान होकर कह रहा है, पूरा कराची उसके ऊपर बात कर रहा है। और असेंबली में भी देख लीजिए, सिवाय ये जो हुकूमती पार्टी है इसके अलावा जितनी भी बाकी पार्टीज थी उनमें से तो किसी ने भी इसकी सपोर्ट नहीं की। ये रेजोल्यूशन पढ़ के और इसमें जो नुकात है जिसमें खासतौर पे ये कहा है कि जो मावनत है, जो सहूलतकार है, उनके हवाले से पहले परमिशन ली जाए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे नहीं आप छापा मार सकते। ये तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक मिसाल देने की जरूरत थी कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर आसिम जैसे लोगों को हाथ ना लगाएं, बस ये कहने की देर रह गई थी। ये मजाक है ना, वो भी पीपल्स खुद को और अपनी पार्टी को और अपने आदमी को छुड़वाने के लिए ये इस तरह के हरबे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान क्या पूरा बेवकूफ है? लोग बेवकूफ हैं क्या? लोग इस चीज को समझ नहीं रहे कि आप किस हद तक चले गए? और ये बाकायदा इससे पहले भी हुकूमत की तरफ से बयान आया कि एक पार्टी क्या इस हद तक भी जा सकती है, मजाक उड़ाना चीज़ों का। और कराची जिसको इतनी मुश्किलात से निकाला, जिन्होंने निकाला, आप उनके साथ ये मजाक कर रहे हैं। मैं सलमान साहब से इसमें एक सवाल बड़ा अहम है कि इख्तियार को बढ़ाया जाए। सलमान साहब, आपकी पार्टी ने रेंजर्स के जो इख्तियारात है या जिस तरीके से रेंजर्स ने ये ऑपरेशन टेकअप किया है उस पर आप लोगों की जमात के बड़े एतराज रहे। अब इस मौके पे लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं, आप कहते हैं कि तमाम इख्तियारात जो थे रेंजर्स को वो मिलने चाहिए। अब इसकी वजह क्या है? क्या इसकी एक वजह जो कि डिस्कस की जा रही है वो ये है कि इस रेजोल्यूशन में जो कल पेश की गई है, इस करारदाद में जो 4 जराइम लिखे हैं, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, सेक्टेरियन किलिंग, इसमें से कम ये भत्ता और टारगेट किलिंग का इल्जाम आपकी जमात पे बहुत ज्यादा लगता रहा है। तो क्या आपको यह लगता है कि इस करारदाद के जरिए सिर्फ एमक्यूएम को टारगेट किया जा रहा है? होपफुली आप मुझे 2 मिनट देंगे। देखें शहजाद, कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई ने पिछले 8 से 10 सालों से
तालिबानाइजेशन की, दाइश की निशानदेही की कराची में। और इनफैक्ट इन अ रियल सेंस 2 साल पहले इसका मुतालबा भी कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भर MQM ने ही किया था कि कराची में ऑपरेशन किया जाए अगेंस्ट दी टेररिस्ट, भत्ताखोर, गैंगवार, तालिबान के जो कारिंदे हैं, कालदम जमात के कारिंदे हैं, जो कि कराची के सबब्स एरिया में अपने अपने पाँव जमा चुके हैं और अदालतें चला रहे हैं। और हमने तो आर्मी के थ्रू किया था। बहरहाल रेंजर्स भी एक पहला मिलिट्री फोर्स है हुआ। बिल्कुल हमारे रिजर्वेशन कल भी थे, आज भी हैं। हमारे रिजर्वेशन ये थे कि हमारे कारकुनान को मावरे अदालत कत्ल किया गया, मिसिंग पर्सनस में डाला गया। आज भी हमारे 150 कारकुनान मिसिंग पर्सनस में। और हमें तो शहजाद इसकी भी फिक्र है कि जो रेंजर्स के इख्तियार ख़त्म किए हैं, रेंजर्स के पास या किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के पास जो MQM के 150 से ज़ायद कारकुनान हैं, उनका फ्यूचर क्या है, उन्हें कौन सी अदालत में पेश किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि आज कराची शहर का एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट, उसमें UC पे इलेक्शन था और वहाँ पे एक मंगोपीर का एरिया है जिसकी हम निशानदेही करते आ रहे हैं कि वहाँ तालिबान अपनी हुकूमत चला रहे हैं, अदालतें चला रहे हैं। वहाँ पर जो है औरतों को वोट नहीं डालने दिया गया। मंगोपीर शहर कराची के एरिया है, ये कोई दीड नहीं है, ये कोई KPK का एरिया नहीं है। इसीलिए मैं हैरान हो रहे हैं कि कुछ लोग, मैं सवाल मेरा एक दफा फिर सुन लें, कुछ लोग हैरान हो रहे हैं कि क्या वजह है कि MQM इस इशू को सपोर्ट कर रही है। शायद उनका ख्याल था पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होते, तो क्या इसकी वजह ये है कि इसमें जो नुकात लिखे गए कि वो ये जराइम है जिस पर आप काम करेंगे, तो उनसे जो है वो इल्जाम, उन जराइम के इल्जाम MQM पे लगाए जाते हैं। शहजाद देखें, इस शहर से भत्ताखोरी काफ़ी हद तक ख़त्म हुई, इस शहर से 30% डकैतियाँ ख़त्म हुई, इस शहर से स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हुआ, इस शहर से दहशतगर्दी ख़त्म हुई, इस शहर से टारगेट किलिंग ख़त्म हुई। लेकिन अभी भी जो दहशतगर्दों के स्लीपर सेल हैं, जो कि आपने देखा कि 15 दिन पहले इत्तेहाद टाउन में जो मेरा हल्का है, वहाँ पर 4 रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया। इसके आपने देखा अगले हफ्ते 2 फौजी जवानों को सदर के इलाके में रीगल पे प्रीडी थाने के सामने शहीद किया गया। किसने किया? दहशतगर्दों ने किया। साना सफूरा इसी शहर में हुआ था, शीबा अलकायदा का कमांडर यहीं से पकड़ा गया। तो ये स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। इनके लिए आपको इस ऑपरेशन को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए रेंजर्स को हर हाल में पावर्स देने होंगे। आप इसको अधूरा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कल 16 दिसंबर गुजरा है। साना बिल्कुल सही बात है, और खास तौर पे APS की बरसी थी और ये ज़रबे अज़ब का तसलसल है। आपको चाहिए कि आप कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है, उससे जुड़ा हुआ है। ये बड़ी अहम बात है सलमान साहब। और बात ये कि 16 तारीख को हमने क्या मैसेज देना है के लिए, कराची दहशतगर्दों को, और क्या मैसेज दिया जा रहा है करेंगे कि रेंजर्स को जो इख्तियार दिए जाए। ठीक है, मुझे ये बताएं इमरान इस्माइल साहब, अच्छी बात ये है कि ऑपोजिशन एक पेज पर है सिंध में, जो तमाम पार्टीज है, आप हो गए, MQM हो गई, फंक्शनल लीग हो गई, और अभी ये खबर भी आई है कि कल आप लोगों का जो है इजलास भी है तमाम ऑपोजिशन पार्टी का। तो आप समझते हैं कराची की बड़ी जमात, वैसे आपके सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन MQM भी इस इशू पर जोर दे रही है कि हाँ इख्तियारात को बहाल किया जाए। नहीं, बड़ा इसको MQM को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन से MQM सबसे ज़्यादा वो जमात रही है जिसने सबसे ज़्यादा शोर इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बचाया कि जी हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे, इनके कारकुनों को उठाया गया, उसमें भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे, ज़ाहिर है। और मारवाड़ अदालत कत्ल पे तो कोई किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता, सब एक ज़बान होकर कहते हैं कि जी ये बिल्कुल गलत है। इवन रेंजर्स के अपने तर्जुमान भी ये कहते रहे कि जी मारवाड़ अदालत कत्ल में वो इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर दूसरी फोर्सेस हैं जो इन्वॉल्व थे। बहरहाल, लेकिन इस वक्त MQM का ये स्टैंस जो है ये बड़ा पॉजिटिव स्टैंस है। सही। और ये कराची को बचाने के लिए जो जमातें इस वक्त कोशिश कर रही हैं या इकट्ठा हो रही हैं, क्योंकि ये एक सीरियस इशू है इमरान इस्माइल साहब। और चंद दिन पहले आप लोग सड़कों पे निकले, आप एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त तो मामला था कि तौसी दी जाए। आज ताजिर बरादरी कराची की सड़कों पे थी, उन्होंने ये भी धमकी दी है कि हम हड़ताल पे जाएंगे अगर उनके मुकम्मल इख्तियारात बहाल नहीं किए गए। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आगे जाके एक जॉइंट ऑपोजिशन होगी, सड़कों पर एहतजाज करेगी ताजिर के साथ मिलकर? क्या इस मामले पर इकट्ठा होकर ऑपोजिशन करने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। ऑपरेशन देखें, कराची के अमन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमारे सबके आपस के जो अख्तिलाफात या जो छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमारी होती हैं, या आइडियोलॉजी का फ़र्क समझ लें, वो बहुत बात की चीज़ है। सबसे पहले कराची का अमन, लोगों की खुशहाली और कराची के अंदर खूनरेज़ी बंद करना जो है, ये सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद फिर सारी चीज़ें आती हैं कि जी मेयर कौन होगा, अच्छा काम करेगा कि बुरा काम करेगा, पानी मीठा आएगा कि खारा आएगा, किधर से लाइन आएगी कि नहीं आएगी, वो सब बाद की बातें। फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी ये है कि हमें कराची के शहरों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़। मुझे शायद लतीफ़ साहब एक ये भी बात समझा दें। अब चांडियो साहब ने हमारे साथ होना था, लेकिन वो नहीं है, किसी वजह से शायद वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे। लेकिन इशू ये है कि इसमें सोच क्या है पीपल्स पार्टी की कि अगर कोई माविन है, कोई सहूलतकार है, तो वो पहले परमिशन ले। मतलब दहशतगर्द को आप पकड़ लें, लेकिन सहूलतकार को हमसे पूछ के आप जो है आगे बढ़ेंगे। साथ साथ किसी गवर्नमेंट के इदारे पे अगर आप छापा मारने जा रहे हैं तो हमसे पूछ के आगे बढ़ेंगे। क्या लॉजिक क्या हो सकती है आईनी तौर पे इसकी? लॉजिक यही है ना जी, डॉक्टर शायद साहब वो किस कैटेगरी में पकड़े गए?
अच्छा, मैं वो इजाजत, सहूलत आपकी कार की इजाजत से कैटेगरी में पकड़ा ना। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रेंजर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस करारदाद में उनके बहुत सारे पावर्स हैं जिनको खत्म कर दिया गया है। मतलब सहूलतकार है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, उसको आप नहीं पकड़ सकते जब तक आप चीफ मिनिस्टर के साथ एविडेंस नहीं शेयर करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक तासर को जायल करने की जरूरत है। यूं लगता है जैसे फेडरल गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, रेंजर्स हो, बाकी इदारे हो, इनको तो कराची की या बाकी जमातें हो, इनको कराची की बहुत फिक्र है। और जो जमात सिंध के मैंडेट रखती है सिंध की गवर्नेंस का, उसको ये फिक्र नहीं है। पीपल्स पार्टी को और सिंध गवर्नमेंट को ये फिक्र नहीं है। वो चाहती है हालात खराब हो। और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक इदारे को हमने सामने खड़ा कर दिया है, जो इंटीरियर मिनिस्टर ने सारा ये एक फसाद बर्पा कर दिया है। इशू क्या है? रेंजर्स को आज भी एटीए के तहत वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं। अगर कैविएट लगा है तो वो सिर्फ ये है, और ये सेटल होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें ना, रेंजर्स आती है सिंध में सिंध गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे, और कैप्टन ऑफ द ऑपरेशन है सिंध के चीफ मिनिस्टर। उनको कुछ इल्म नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर के पास केस्टें भी हैं, उनके पास डिटेल भी है, उनको हर चीज की खबर भी है। हालांकि ये खबर पहले तो कैप्टन को होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर को होनी चाहिए जिसने तलब किया हुआ है उनको। अब सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर कह क्या रहे हैं कि जनाब आप अपने मिनिस्टर को तो बता रहे हैं, मैंने जो अब आपको तलब किया है मुझे भी बता दें, मुझे भी ये इन्फॉर्म रखें। अगस्त के अंदर, जब पिछले अगस्त में ये माजरत के साथ कायरा साहब, एक फैक्चुअल मिस्टेक है आपकी बात में, अगर मैं उसको दुरुस्त कर दूं। वो ये नहीं कह रहे कि हमें इन्फॉर्म करें। चीफ मिनिस्टर साहब एक जगह कह रहे हैं कि टेररिस्ट को आप जरूर पकड़ें, लेकिन अगर कोई मावनत करता है, कोई सहूलतकार है, तो पहले हमें उसके एविडेंसेस दें। मैं फैसला करूंगा वो एविडेंसेस दुरुस्त हैं। अगर वो दुरुस्त होंगे यू कैन प्रोसीड, अदरवाइज आप नहीं प्रोसीड कर सकते। इन्फॉर्म करने की बात नहीं, वो कह रहे हैं शवाहिद दें। वो जज बन के इसका फैसला करेंगे कि हाँ आपके शवाहिद अच्छे हैं, आपके एविडेंस ठीक है, प्लीज अब जाके आप पकड़े उनको। जी, चीफ मिनिस्टर के पास ये नहीं होता कि वो हर बार मामले पे जजमेंट देंगे। सर, इसमें लिखा हुआ है। मैंने कहा ना कि इसको समझने की जरूरत है कि ये एक दिन में पैदा नहीं होगी सारी सूरत हाल। इस सूरत हाल को अगर आप अगस्त के तनाजुर में देखें, पिछले अगस्त में जब ये पावर्स की एक्सटेंशन का इशू था, तो उस वक्त भी ये तातुल आ गया था। और इस तातुल को हल करने के लिए अगर आप अपने थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं कि आप अपने बच्चों को कहें जो आपके साथ टीम है कि वो आपको रिसर्च करके दे दे कि पिछले अगस्त में जब पावर्स एक्सटेंशन का केस शुरू हुआ उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त भी सिंध के सीएम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और उनको एश्योर किया गया था कि जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है उसको दूर किया जाएगा। और वो तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं। इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसका डायरेक्टली इस ऑपरेशन से और सिंध की सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, उनको तो साइड में रखते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। मैं आपसे, आप एक लॉजिकल इंसान है, आप मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है कि मुआवनतकार जो कि यकीनन अगर दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है तो वो भी दहशतगर्द हुआ, उसको पकड़ने से पहले आपने हमें बताना है इसकी लॉजिक क्या हो सकती है। इससे क्या कराची के लोगों की बेहतरी होगी, ये मुझे समझा दें आप। के लोगों की खराबी क्या हो जाएगी? सवाल ये है कि अगर रेंजर्स ताखीर हो सकती है, वो शख्स निकल सकता है, कहीं बैरून मुल्क भाग सकता है, वो शख्स ये हो सकता है। ये खराबी तो ये है ना उसकी जो मुझसे जवाब लेना है। जी जी, तो मुझे मौका तो दीजिए ना, मैं अपना नुक्ता नजर, आप बेशक एग्री ना करें। ठीक है, पेश कीजिए अपना नुक्ता। अर्ज ये है कि इस वक्त हमने जो बात करनी, बुनियादी तौर पे इशू हमारा क्या है। पोपा एक्ट जो है उसकी एक्सटेंशन की गई है और पोपा एक्ट के तहत रेंजर्स को इख्तियार दिए गए हैं कि 90 दिन तक आप किसी को डिटेंशन में रख सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि जेट ब्लैक टेररिस्ट हो। आप उस लॉ को पहले पढ़िए तो सही। सिर्फ प्रिजम्पशन की बुनियाद पे और सिर्फ एक मफरूजे की बुनियाद पे कि जी सिंध गवर्नमेंट ने शायद को बदनीति पे सारा कुछ कर दिया और एक शख्स को बचाने के लिए, हालांकि डॉक्टर आसिम को अगर बचाने के लिए हमने कुछ किया है या कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर डॉक्टर आसिम तो जो कुछ उगलना था उगल चुके। वो तो 92 दिन में रेंजर्स को सारी डिटेल दे चुके, रेंजर्स सारी एविडेंस इकट्ठी कर चुकी। अब हमने डॉक्टर आसिम को बचा के क्या अपने आप को सेव कर लेना है। हमारा इशू ये है कि जब अगस्त में हमने कहा तो हमें बताया गया कि जी हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करेंगे। आज हम कह रहे हैं कि रेंजर्स को तलब किया है सिंध गवर्नमेंट ने, सीएम ने, और कप्तान है इस ऑपरेशन के सीएम, उनको तो इस ऑपरेशन का इल्म ना हो।
और इंटीरियर मिनिस्टर जिसका इस ऑपरेशन से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है उसके पास केसें भी हों, तो बेसिकली ये मिस्टर जो है वो यही है कि भाई आप हमें भी तो बता दो। अगर इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो मुल्क के वफादार है, वो कराची के हालात को ठीक करना चाहते हैं, और सिंध का जो सीएम है वो गद्दार हो गया, वो कराची के हालात खराब करना चाहता है, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं इमरान इस्माइल साहब इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ये बात करने इसके बाद मैं सवाल करूंगा। जी कारा साहब, आपने जहाँ से बात शुरू की थी ना कि जी ये तासुर दूर करने की ज़रूरत है कि कराची की फिक्र नहीं है सिंध गवर्नमेंट को, तो ये तासुर नहीं है, ये कराची के साथ सितम ज़रीफ़ी रही है सिंध गवर्नमेंट की। पिछले 7 साल में सिंध गवर्नमेंट ने कराची को कुछ नहीं दिया अलावा आग व खून के। आप मुझे बता दें कौन सा कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऐसा है पाकिस्तान का जितने आग और खून से कराची गुजरा है, जितने दर्द और कर्ब से कराची गुजरा है? मुझे बता दें क्या 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 एक्शंस लिए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने कराची को बचाने के लिए, उस दर्द से बाहर निकालने के लिए? किसने आके हमारा दर्द शेयर किया? कौन खड़ा हुआ था यहाँ पे? यहाँ तो सब दुबई की ट्रिप्स लग रहे थे, जो आ रहा था कराची को तो यहाँ गाय बनाए हुआ दूध देने वाली। आप कायरा साहब जानते हैं इस चीज़ को कि आपके वज़रा ने जो यहाँ गदर मचाया है, जो यहाँ पे कुछ वज़रा थे जिन्होंने गदर मचाया कराची के अंदर, जिन्होंने इंतहा बेबहा पैसा बनाया है, कभी बिलबोर्ड्स लगा के, कभी बिलबोर्ड्स उखाड़ के, कभी घास उखाड़ के, ना कराची की सड़कें बनी, ना कचरा उठा, ना कराची में अमन आया, ना पुलिस सुधरी, ना कराची में तालीम ठीक हुई, ना सेहत ठीक हुई। नहीं, किसी तरफ नहीं गया सर, किसी तरफ नहीं गया। रेंजर्स ने पिछले 6 महीने में कायरा साहब पिछले 6 महीने में रेंजर्स ने 1 साल में रेंजर्स ने जो अमन कराची में आया है वो रेंजर्स की काविशों की वजह से आया है। उसकी कप्तानी कायम अली शाह साहब कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या उनके पीछे कोई और डंडा करवा रहा था, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कायरा साहब कि रेंजर्स की वजह से अमन था। मेरी भी एक ऑब्जर्वेशन है। आज जो ये रेजोल्यूशन आपने पास किया है, या जो आप ये चीज लाए हैं असेंबली में, इसकी वजह से इसमें बदनीयती साफ नजर आ रही है। इसमें नजर आता है कि आपकी गवर्नमेंट करप्शन छुपाने के लिए देने के लिए तैयार है। पहले सवाल सारे कर लेंगे, फिर मैं एक ही दफा जवाब देता हूँ। अच्छा चले, शायद लतीफ साहब आप भी ऐड कर लें साथ में। मैंने हाँ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि आप बिल्कुल बजा हैं इसके। आप ये कहें कि कराची का दर्द सबको है, मगर उसको साबित भी तो करना है ना। यही कराची है ना जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सियासी पार्टियां जो हैं उनके अस्करी विंग हैं, और अस्करी विंग्स ने क्या किया? कराची का नज़्म नस्क क्या उन्होंने ठीक किया, या कराची के जो हालात ख़राब करने में उनका अपना हाथ था? ये कराची का कत्ल गारत, अगवा, बराए तावान, भत्ताखोरी, ये सारा काम जो है ये किसने करवाया? ये इसी ज़माने में हुआ ना। और आज भी हमें ये नज़र आ रहा है कि फिर से ये जो आप उनकी अथॉरिटी कम करने जा रहे हैं, और उसमें कहा क्या जा रहा है कि जनाब ये जो आपके साथ इस वक्त आपको तावन हासिल हो रहा था नैब का और FIA का, अब ये आपके साथ काम नहीं कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि सिर्फ पुलिस जो है वो आप उससे काम ले, और पुलिस की कार्रवाई हमें नहीं मालूम कि पुलिस आज तक क्या करती रही। पुलिस अगर इस काबिल होती तो फिर रेंजर्स को क्यों बुलाना था? आपने रेंजर्स को बुलाया इसलिए, और आज कह रहे हैं जी सिर्फ पुलिस को इस्तेमाल कर लें। तो इसमें ये फिर आपकी नेक नियति नजर नहीं आ रही। हम कह रहे हैं ना, कारा साहब भी कह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हुकूमत जो है उसको दर्द नहीं है लोगों का, उसको साबित करने के लिए कि आपको दर्द है। और चले अब कायरा साहब से इस चीज का जवाब ले रहे, रिस्पांस ले रहे कायरा साहब का इससे। जी इस पे ना सिर्फ इतनी गुजारिश है कि कराची के हालात को, मैं आता हूं सलमान साहब आपकी तरफ। जी हमें मौका ही नहीं देते आप। है कि अपने कराची के बड़े स्टेक होल्डर तो हम हैं, हमारे पे तो ऑब्जेक्शन सुन लीजिए। सर क्या बातें कर रहे हैं, टॉक शो में बैठ के। मैं आता हूं ना, ले लेता हूं ना आपका मौके, पहले कायरा साहब को तो मौके लेने दें। जी नहीं, आप पहले बड़े लीडरों से बात कर लीजिए। क्या अजीब बातें कर रहे हैं यार सलमान साहब। मैं कह रहा हूं उनको जवाब देने दें, इतने सारे सवाल इकट्ठा हो गए। बड़ी पार्टी है कराची की, आप उससे पूछ नहीं रहे, जिसका एक काउंसिलर नहीं, आप उससे बात। यहाँ पे भी आप तासुब की कैंपेन तो ना लेकर आए ना कि कराची की बड़ी पार्टी हमसे पूछे ना कि हमारा दर्द क्या है, मैं आपको क्या बताऊं। सलमान साहब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, कायरा साहब को जवाब तो देने दें। जी कायरा साहब। देखिए गुजारिश ये है कि ले लीजिए कायरा साहब को। कायरा साहब बड़ी मुश्किल से मिले आपको पीपल्स पार्टी से, ले लीजिए आप। यार मेरा ख्याल है मेरे इन भाई को बहुत गुस्सा है, इनको पहले सुन लीजिए, उसके बाद इनका जवाब के बाद ही मैं जवाब दे लेता हूँ। आप इनसे पहले सुन लीजिए, बहुत गुस्से में है। नहीं कोई गुस्सा नहीं कायरा साहब, इनका गुस्सा ना, कोई गुस्सा नहीं है, कंडक्ट पे मुझे थोड़ा एतराज है। अच्छा मैं प्रोग्राम में ब्रेक ले लेता हूं। कायरा साहब मुझे ब्रेक के मैं ब्रेक लेके फिर कायरा साहब आपकी बात भी सुनता हूं। सलमान साहब आपकी जो शिकायत है कि कराची की पार्टी को नहीं हम शामिल कर रहे हैं, आपकी बात भी सुन लेंगे। आपकी बात पहले भी सुनिए फिर भी सुन लेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। सलमान साहब, आप ब्रेक में जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी फरमा दीजिए और मेरा सवाल भी साथ साथ ले लीजिए कि 7 जुलाई 2015 यानी कि इसी साल जुलाई के महीने में अल्ताफ हुसैन साहब का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सिंध के चीफ मिनिस्टर और सिंध असेंबली अगर सिंध को धरती माँ समझते हैं तो इस जालिम रेंजर्स के खिलाफ ऐसी करारदाद लेकर आए कि उनकी जो तैनाती है सिंध में उसी को खत्म कर दिया जाए, उनको वापस भेज दिया जाए। यह बयान था 7 जुलाई को उनका। जी चले उस पर मैं आता हूँ बाद में। पहले मैं आपको बताऊं कि कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने जो कहा कि पोपा के तहत रेंजर्स को 90 डेज के जो इख्तियार दिए हुए हैं पोपा के तहत नहीं दिए गए। मैं आपसे लीगली स्पीकिंग करना चाह रहा था कायरा साहब के इल्म के लिए कि उनको जो है ATA है उसका जो सेक्शन 11 EE के तहत 90 डेज के इख्तियार दिए गए और पोपा साहब अभी कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने कहा कि उसके लिए जेट ब्लैक होना चाहिए। तो मुझे बताइए जो हमारे कारकुनान को 90 दिन की हिरासत पे बेगुनाह कारकुनान को लिया गया, क्या वो सब जेट ब्लैक है? कहीं को तो 90 दिन के बाद छोड़ दिया गया। क्या आमिर खान भाई जो जेट ब्लैक थे, क्या कमर मंसूर भाई जेट ब्लैक थे? ऐसा नहीं है कमरुज़्ज़मा साहब, डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए। बात हो रही है टेरर फाइनेंसिंग की, करप्शन और करप्ट पर्सन, और वो करप्शन का पैसा जो टेररिज्म की तरफ यूज हुआ उसके तहत रेंजर्स इख्तियार मांग रही है। क्या आपके पीर मजहरुल हक साहब जो वजीर तालीम थे पिछले दौरे हुकूमत में, क्या उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम नहीं है? नेब उनके खिलाफ जो है रेफरेंस नहीं कर रहा, तहकीकात नहीं कर रहा। आपके निसार खोड़ो साहब ने खड़े होकर कहा फ्लोर ऑफ द हाउस कि जो है पीर मजहब ने जो है असातिज़ा की नौकरियां बेची हैं। आपके शर्जील मेमन, उनके घर से 2 अरब रुपए नहीं निकले, कहाँ लेके जाएंगे? बहुत लंबी लिस्ट है पीपल्स पार्टी के, सिंध के वजीरों की, मुशीरों की, रहनुमाओं की, या एडमिनिस्ट्रेटर तो जो है MC तो जो है वो करप्शन लग के करे। इमरान इस्माइल साहब ने सही कहा, कौन सी सड़क बनाई, कौन सी गली बनाई, कौन सी लाइट लगाई? आपने बात की अल्ताफ हुसैन भाई के बयान की, बिल्कुल उसका भी जवाब देता हूं। अल्ताफ भाई के पास जब जो है असीरों की माएँ, शहीदों की माएँ, मावरा अदालत कत्ल किए कारकुनान की जो बहनें हैं, माएँ, बीवियां, उनकी जब आवाजें पहुंचती हैं तो इन रिएक्शन अल्ताफ हुसैन भाई का बयान आता है। ठीक है, मैं कायरा साहब सुनिए, आपने सलमान साहब की बात, वो कह रहे हैं कि आमिर खान साहब को भी, कमर मंसूर साहब को भी लेके गए थे, वो जेट ब्लैक टेररिस्ट तो नहीं थे और उनकी आपकी इस्लाह भी कर दी। वो कह रहे हैं कि 8811 EE का कानून है जिसके तहत 90 दिन के लिए कस्टडी में रखा जाता है। देखिए, गुजारिश ये है कि EE वाला जो कानून है ये इसको पोपा के साथ ही अटैच किया जा रहा है। अगर जेट ब्लैक टेररिस्ट की बात मैंने की है, अगर MKM के कारकुनों को इस कानून के तहत पकड़ा गया और उनको 45 दिन में छोड़ दिया गया या 90 दिन बाद छोड़ दिया गया, तो मैंने बाकायदा टेलीविजन पे बैठ के ये बात कही है कि आपने किस बुनियाद पे लोगों को पकड़ा, किस शक की बुनियाद पे पकड़ा, उसकी क्या रेमेडी है कि आप 90 दिन तक बंदों को रखे, 45 दिन तक कमर मंसूर को रखने के बाद छोड़ा, आमिर खान को 90 दिन रखने के बाद छोड़ा। तो क्या वजह है? अगर आपके पास क्रेडिबल एविडेंस नहीं थी तो क्यों 90 दिन तक उसको अरेस्ट रखा जाए? यही सवाल हम भी कर रहे हैं, हमने बार बार किए हैं। लेकिन मेरे भाई सवाल यह है, कराची के हालात खराब हो गए, बिल्कुल हो गए। क्या ये हालात हमने खराब किए या ज़ियाउल हक के दौर से ये हालात खराब होने शुरू हुए? वहां पे यकीनन अमन कमेटी भी आई, उसमें सियासी जमातें भी थी, उसमें अलकायदा भी थी, उसमें भत्ता भी था, उसमें और बहुत सारे, मैं तलखियों में नहीं जाना चाहता। ठीक है, कैसा मेरा वक्त भी बिल्कुल खत्म हो चुका है इस बात को। ठीक है, वक्त भी खत्म हो चुका है। बेशक शायद किसी सियासी जमात ने जानबूझ के हालात नहीं खराब किए होंगे, खासतौर पर अगर आप अपनी जमात की बात करें, लेकिन अब मसला अगर लोग चाहते हैं कि अमन बहाल हो रहा है, कि मामला ठीक जा रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि इन इख्तियारात में रद्द-ओ-बदल किए जा रहे हैं? इस चीज़ पर सवाल है। मेरे ख्याल से इस पर शायद मजीद बहस भी होगी, क्योंकि कल अपोजिशन अरकान भी मुलाकात करेंगे और इस पर बहस करेंगे। प्रोग्राम का फीडबैक आप दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।